हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी में। और यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के इतिहास के अध्याय नंबर 4 को, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यानी कि इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि आज जिस रूप में हमारी पूरी दुनिया को हम देखते हैं, ये रूप आखिर बना कैसे, ये रूप आया कैसे, इन चीजों को यहाँ पर हमें पढ़ना है इस अध्याय में। अब देखिए, इस अध्याय में जो वैश्वीकरण है ये एक बहुत ही जरूरी शब्द है। जैसा कि हम यहां भूमंडलीकृत विश्व कह रहे हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ ये शब्द है वैश्वीकरण। तो सबसे पहले ये भूमंडलीकृत विश्व होता क्या है? ये होता है कि आखिर एक ऐसी दुनिया जिसमें कि दुनिया के अलग अलग इलाके में रहने वाले लोग, अलग अलग देश में रहने वाले लोग दूसरे देश में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, सामानों को बेच सकते हैं, विचार, व्यापार, सभी चीजों का आवागमन हो सकता है। ऐसी दुनिया को हम भूमंडलीकृत विश्व कहते हैं। और इसका एक तरीके से शब्द है वैश्वीकरण, इसके लिए ही प्रयोग होता है। अब ये वैश्वीकरण जो है उसका असली में मतलब क्या होता है? तो वैश्वीकरण एक तरीके की आर्थिक प्रणाली है, एक तरीके की आर्थिक प्रणाली है जिसमें दुनिया भर में माल, प्रौद्योगिकी, विचार और लोगों के मुक्त आवाजाही मौजूद होती है। यानी कि हमारा जैसा देश वैश्वीकरण को एक्सेप्ट करता है, मानता है, तो दुनिया में जितने भी देश हैं जो कि वैश्वीकरण आर्थिक प्रणाली पर चलते हैं, उन सभी देशों में यह छूट है कि कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति वहां पर आ सकता है, घूम सकता है और वहां पर अपने विचार ला सकता है, तकनीक ला सकता है और कोई भी वस्तु को बेच सकता है। आप जैसे कि यहाँ पर भारत में अमेरिका का सामान खरीद सकते हैं, चीन से बना हुआ सामान खरीद सकते हैं, या फिर भारत में बना हुआ कोई सामान अमेरिका में बिक सकता है। तो वो किस वजह से? वो है हमारे वैश्वीकरण की वजह से। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम देखिए वैश्वीकरण की बात करते हैं, वैश्वीकरण में हमें लगता है कि ये कोई ऐसी चीज है जो कि पिछले 30, 40, 50 सालों में हुई है, लेकिन ऐसा है नहीं। आज के 5000 साल पहले भी जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय भी लोग एक इलाके से दूसरे इलाके पर जाया करते थे। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जहां पर थी, तो वहां से लोग दुनिया के उस समय जो दूसरी जगहों पर सभ्यताएं मौजूद थी, वहां पर लोग आते जाते थे, विचारों का, पैसे का, व्यापार का आवागमन होता था। तो उस समय से लोग जो हैं वो किसी न किसी कारण से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे हैं। और इन लोगों ये लोग जो थे उसमें मुख्यतः लोग होते थे यात्री, यानी जो किसी अपने पर्सनल काम से जा रहे हैं कहीं पर, व्यापारी जो कि कुछ व्यापार करना चाहते हैं, पुजारी और तीर्थयात्री जो कि ज्ञान अवसरों के लिए जा रहे हैं, या फिर कुछ लोग होते थे जो कि आध्यात्मिक शांति के लिए या फिर अपने जीवन को बचाने के लिए किसी दूसरे जगह पर जाते थे। जैसे कि तो जो तीर्थयात्री या पुजारी होते थे, जो कि जैसे नालंदा विश्वविद्यालय था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया से लोग आया करते थे, चीन से या फिर हमारा जो उधर एशिया का दूसरे इलाके, वहां से लोग आते थे पढ़ने लिखने, ज्ञान लेने। तो इस तरीके से लोग जो थे वो अलग अलग कारणों से पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। और इस वजह से यह होता था कि जब ये लोग यात्रा करते थे तो तरह तरह की जो चीजें होती थी, जैसे कि पैसा, मूल्य, मान्यता, हुनर, विचार, आविष्कार, यहां तक कि कीटाणु और बीमारी भी अपने साथ लेकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। यानी कि कोई विचार नया आया, वो अगर अफ्रीका में आता है तो वो भारत पहुंच गया, क्योंकि लोग आवाजाही कर रहे हैं। यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में कोई नया आविष्कार हुआ तो वो दुनिया के दूसरी सभ्यताओं के पास पहुंच गया, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और इन चीजों को लेकर जा रहे हैं। तो इस तरीके से जितनी भी चीज थी वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती थी। आज नहीं, आज के 5000 साल पहले, 4000 साल पहले, 3000 साल पहले भी। तो जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में आप बहुत ज्यादा देखेंगे कि इस देश का कोई नागरिक यहां घूमने आया, इस देश का व्यक्ति यहां घूमने आया, तो उन लोगों के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग थे वो छोटे छोटे कामों के लिए इधर उधर आते जाते रहते थे। कुछ लोग तो ऐसे ही घूमते रहते थे, अलग अलग इलाके उनको घूमना पसंद था। कुछ लोग जो थे वो व्यापार के लिए जाते थे, कुछ लोग और भी कारणों से आते जाते रहते थे। अब यहां पर पहला टॉपिक है हमारा, वो है आधुनिक युग से पहले। तो यानी कि आज जो हमारा आधुनिक युग है, जिसमें कि हमारे पास अलग अलग तरीके के तंत्र मौजूद हैं, जहाज है या फिर पानी जहाज है, रेल मार्ग है,
सड़क मार्ग है जिसके जरिए हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन आधुनिक युग से पहले यह चीज कैसे होता था, इस चीज को यहां पर इस पूरे टॉपिक में हमें पढ़ना है कि आधुनिक युग से पहले ये सभी चीजें कैसे होती थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे आते जाते थे और किस तरीके से दुनिया जुड़ी हुई थी। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे सामने टॉपिक, वो है रेशम मार्ग से जुड़ती दुनिया। रेशम मार्ग को हम सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं। सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग एक तरीके का बहुत ही जरूरी, इतिहास में हम कहें तो आज के 500 साल पहले के जो 1000 या 2000 साल थे उसमें एक बहुत ही जरूरी मार्ग हुआ करता था ये, जिसके जरिए पूरी दुनिया जुड़ी हुई थी और लोग एक देश से दूसरे देश जा सकते थे। अब देखिए ये जो पूरा मार्ग था, इसके बीच में ये जो पूरा मार्ग था अलग अलग देशों के बीच में व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क जो था उसको बनाने में इसका महत्व बहुत ज्यादा था। और देखिए इसके साथ ही ये जो मार्ग था, इससे जो विचार थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे, यानी सभी, जैसा कि मैंने पहले बात किया कि जो लोग थे वो आते जाते थे। अब यहां पर मार्ग का बात कर रहे हैं तो मार्ग जो भी हो, लोग पैसे का आवागमन करेंगे या फिर वहां पर व्यापार करेंगे या विचारों का आवागमन होगा, लोगों का आवागमन होगा, कुछ भी होगा, वो बिल्कुल उनको छूट है। तो उसी तरीके से जैसे हम बौद्ध धर्म को देख लीजिए, आप एग्जाम्पल में बौद्ध धर्म को आप समझ सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसका जन्म कहां हुआ, उसका जन्म हुआ भारत में। लेकिन ये जो सिल्क पूरा मार्ग था, इसकी वजह से लोग जो थे, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, वो चीन पहुंच गए, जापान पहुंच गए या फिर दुनिया के दूसरे इलाकों में पहुंच गए, थाईलैंड वगैरह इलाकों में पहुंच गए, जहां पर बौद्ध धर्म आज हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये जो मार्ग था, ये विचारों के फैलाव में भी बहुत जरूरी था। अब इसके अलावा जो मुस्लिम धर्म था, उसके फैलाव में भी इस मार्ग ने बहुत ज्यादा रोल अदा किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका रहा है। अब देखिए यहां पर जो हमारा रेशम मार्ग है वो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक रेशम मार्ग है जिसके जरिए पूरी दुनिया जुड़ी हुई थी। बहुत सारे हैं, जिसमें कि आपका जमीनी मार्ग भी और समुद्री मार्ग भी है, जो कि एशिया के अलग अलग देशों को आपस में जोड़ता है और इसके साथ साथ एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ भी जोड़ता है। अब देखिए यहां पर इस मार्ग से क्या होता था, इस मार्ग को मुख्यतः बनाया गया था या फिर इस मार्ग पर मुख्यतः प्रचलन होता था व्यापार का, यानी व्यापार के लिए इसको मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कि जो चीनी पॉटरी होती थी, चीनी सिल्क, चीनी रेशम का यहां पर आवागमन होता था, उसी से इसका नाम चीनी रेशम पड़ा, रेशम मार्ग पड़ा। इसके अलावा भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के जो कपड़े थे, मसाले थे, ये भी दुनिया के अलग अलग इलाकों में पहुंचते थे और वहां से इनके बदले में पैसे आया करता था। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें मैप में, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैप है ये उस समय का एक तरीके से रेशम मार्ग दिखाता है। तो रेशम मार्ग आप देख सकते हैं कि यहां पर चीन है, चीन से निकलता है और पूरे यूरोप तक जाता है, जिसमें कि हमारा भारत भी जुड़ा हुआ है और इसके साथ एशिया के अलग अलग इलाके जुड़े हैं, अरब जुड़ा हुआ है और यहां पर ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इतिहास में ये जो रेशम मार्ग है ये बहुत ही जरूरी रहा है पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, और इसने बहुत ही जरूरी अपना एक रोल अदा किया है। अब देखिए यहां पर आते हैं अगला टॉपिक है हमारा भोजन की यात्रा, स्पगेटी और आलू। यहां यानी कि अभी तक हमने बात किया कि लोग जो थे वो व्यापार करते थे, विचारों का आवागमन होता था, लेकिन यहां पर एक तरीके का एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं कि आखिर ये जो लोगों का आवागमन है, जो कि लोग एक जगह से दूसरी जगह आवागमन करते हैं, व्यापार करते हैं, उससे और भी दिशा में यानी लोगों के जीवन में और क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो अलग अलग देशों के लोग थे वो जब व्यापार करते थे या फिर आते जाते रहते थे एक देश से दूसरे देश, एक इलाके से दूसरे इलाके में, तो उस वजह से बहुत सारे ऐसे नई फसल थे उनके बीच एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फसल है जो कि भारत में उगती है, अफ्रीका में नहीं उगती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति या फिर व्यापार हो रहा है इन दोनों जगहों के बीच में, लोग आएंगे जाएंगे, हो सकता है कभी कोई जानबूझकर उस फसल के बीज यहां से ले जाए कि हम इसको वहां भी उगाएंगे, या फिर हो सकता है कि गलती से उसके साथ बीज वहां चले जाए और वहां वो फसल उग जाए। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी नई फसलें के बीज या फिर नए फसल ऐसे इलाकों में पहुंच गए जहां पर वो पहले नहीं उगा करते थे। अब देखिए उसमें कुछ एग्जाम्पल, सबसे पहला तो यहां पर हम नूडल्स की बात करने वाले हैं।
तो नूडल्स का जन्म हुआ था चीन में। चीन में नूडल्स का जन्म हुआ था। अब चीन में जन्म हुआ तो वहां से ये नूडल्स जो थे ये पश्चिम में पहुंच गए और वहां पर ये स्पेगेटी का रूप इन्होंने ले लिया। अब इसके बाद ये भी संभव है कि जो पास्ता है वो अरब में एक तरीके से उनका जन्म हुआ था और अरब से ये 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो कि इटली का एक टापू है, और फिर वहां पर ये पास्ता इटली के लिए फेमस हो गया। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहां पर एक और चीज देखते हैं कि देखिए जो अमेरिका है, अमेरिका महाद्वीप, यहां पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और जो कैरिबियन इलाका है उन सभी की बात हो रही है। तो उस इलाके को जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था, यानी वहां का रास्ता खोजा था, तो उसके बाद वहां से आलू, सोया, मूंगफली, मटर, मक्का, टमाटर, मिर्च, मीठे आलू यानी कि शकरकंद, ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कि 500 सालों पहले तक हमारे पास नहीं हुआ करते थे। यानी भारत में, यूरोप में, अफ्रीका में ये सभी चीजें मौजूद नहीं थी। ये जब अमेरिका की खोज हुई तो वहां से ये जो अनाज हैं ये सभी एशिया पहुंचे, यूरोप पहुंचे, और फिर जाकर लोगों ने इनको यूज करना, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद यही चीज कि 500 साल पहले ये हमारे पास मौजूद नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अकबर था, बाबर था, या फिर उस जमाने के जो लोग थे, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी आलू नहीं खाया था, सोया नहीं खाया था, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, मीठे आलू, ये सभी चीजें कभी उन्होंने अपने जीवन में खाया ही नहीं था। अब देखिए ये जो चीजें आई, इनका प्रभाव इस इलाके के यानी एशिया, यूरोप, इन इलाकों पर इतना ज्यादा पड़ा कि आप इसका एक तरीके से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। यूरोप में एक समस्या थी आज के 500 साल पहले, वो थी भुखमरी की। यानी जो गरीब लोग हुआ करते थे उनको पेट भरने या फिर भोजन की बहुत ही कमी रहती थी। लेकिन जब आलू इस इलाके में आ गया तो आलू के आने की वजह से एक तरीके से गरीबों का मुख्य भोजन ये आलू बन गया। और ये इतना जरूरी हो गया कि एक समय आया था आयरलैंड के इलाके में, जब वहां पर आलू की फसल खराब हो गई थी तो वहां पर लाखों की संख्या में गरीब लोग मर गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितना ज्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे, इसके ऊपर आश्रित हो गए थे आलू के ऊपर। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, आगे है विजय, बीमारी और व्यापार। तो देखिए इतिहास के में कई शताब्दियों तक भारतीय जो उपमहाद्वीप था वो विश्व व्यापार का केंद्र हुआ करता था। यानी जो विश्व व्यापार में जो चीजें बिकती थी वो इसी इलाके से जाती थी पूरे विश्व में जाकर। विश्व का यहां पर मतलब आप ये मत समझिएगा कि पूरा विश्व यहां पर बात हो रहा है। आज के अगर हम 500 साल पहले, 1000 साल पहले बात करते हैं तो उस समय अमेरिका, पूरा महाद्वीप जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, उसको बाहर रखा जाता है क्योंकि उसके बारे में दुनिया में किसी को पता भी नहीं था। और इन इलाकों में यानी कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये जो इलाके थे यहीं पर एक तरीके का व्यापार होता था। इन्हीं के बीच में जो संबंध थे वो मौजूद थे। अब यहां पर विश्व व्यापार का केंद्र हुआ करता था भारतीय उपमहाद्वीप। क्यों? क्योंकि यहां से जो चीजें जाकर बिकती थी वो यूरोप में काफी ज्यादा बिकती थी, काफी यूरोप में लोगों को पसंद थी। अब इसके बाद जब अमेरिका महाद्वीप का खोज हो गया, दोनों महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का खोज हो गया, तो उसके बाद 16वीं सदी से अमेरिका में जो खनिज संपदा थी और जो वहां की विशाल भूमि थी उसके बारे में जो यूरोप के लोग थे वो एक तरीके से काफी उसके बारे में सोच रहे थे कि हाँ जी वहां पर बहुत खनिज संपदा है, वहां पर विशाल भूमि है, अगर हम उसका सही तरीके से दोहन करते हैं तो हमें बहुत ही फायदा हो सकता है। और ऐसा उन्होंने किया भी। जब वहां पर खनिज संपदा और वहां पर विशाल भूमि का दोहन किया जाने लगा तो इस तरीके से जो पूरा जीवन है, यूरोप का जीवन वो बदल गया, एशिया पर भी उसका प्रभाव पड़ा और पूरा जो विश्व व्यापार था यह भी एक तरीके से बदल गया। अब देखिए कैसे बदला, तो जो पेरू और मेक्सिको में जो खान मौजूद थे वहां पर जो कीमती धातु निकलते थे, चांदी, सोना, ये सभी चीजें निकलते थे, उसकी वजह से यूरोप के पास बहुत पैसा आ गया, यूरोप अमीर हो गया। और इसकी वजह से यूरोप अमीर हुआ तो एशिया को भी फायदा हुआ, एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार काफी ज्यादा बढ़ गया। अब इसके बाद देखिए 16वीं सदी के अंत तक, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में जो यहां पर जो लोग थे, यूरोप के लोग थे, वो अमेरिका को, यानी अमेरिका जो पूरा महाद्वीप है उत्तरी और दक्षिणी, इसको एक तरीके से कब्जा करना चाहते थे कि हम यहां पर भी अपनी कॉलोनी स्थापित कर लें, यहां पर भी हमारा शासन हो। तो इसमें पुर्तगाली और स्पेन के जो शासक थे वो वहां पर पहुंचे। तो वहां पर जब वो पहुंचे तो वहां के जो मूल नागरिक थे
जो वहां के मूल नागरिक थे, उनको एक तरीके से इन्होंने हरा दिया और पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। लेकिन यहां पर एक चीज बहुत ही जरूरी है कि यहां पर ऐसा नहीं है कि पूरा जो ये इन्होंने युद्ध लड़ा था या फिर युद्ध जीता था वो सिर्फ और सिर्फ ताकत के बल पर जीता था। जब ये वहां पहुंचे युद्ध लड़ने के लिए, तो युद्ध लड़ने के दौरान इनके साथ एक बीमारी भी वहां पहुंची जिसका नाम था चेचक। अब ये जो बीमारी थी चेचक, वो वहां के लिए नई थी, क्योंकि लाखों वर्षों से जो पूरा अमेरिका महाद्वीप था वहां पर यूरोप से, एशिया से, अफ्रीका से कोई गया ही नहीं था। तो इस वजह से वहां के जो लोग थे वो इस बीमारी से एक तरीके से परिचित नहीं थे और उनका शरीर भी परिचित नहीं था। जैसे कि होता है ना कि आपके इलाके में बीमारी हो गई, आपका शरीर उसके लिए आदी हो जाता है, आपका शरीर उसके लिए एक तरीके का तैयार रहता है कि हाँ भी ये बीमारी हो सकती है, लेकिन उस इलाके में ये बीमारी नहीं थी। जब ये बीमारी वहां फैली तो वहां का पूरा महाद्वीप में ये बीमारी फैल गया और यहां पर जब ये यूरोपीय सेनाएं वहां पहुंचे तो पूरा महाद्वीप बीमार हुआ था और ये लोग आसानी से पूरा वार जीत गए और पूरा इलाके पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब देखिए यहां पर आगे यह है कि जो पूरा यूरोप है हमारा, यूरोप की अब हम बात करते हैं, तो यूरोप में 19वीं सदी तक गरीबी और भूख और धार्मिक असंतुष्टता के कारण हजारों लोग यूरोप छोड़कर अमेरिका जाने लगे। अमेरिका कि वहां पर खाली इलाका है, वहां पर जाएंगे, कोई हमें परेशान नहीं करेगा, यहां पर बहुत गरीबी है, बहुत भीड़ है, बहुत तरीके की परेशानी है, ये सभी चीजें सोचकर वहां पर जाने लगे। और इसके साथ ही भारत और चीन को 18वीं शताब्दी के काफी समय बाद तक दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। यानी कि वहां पर अमेरिका पर लोग जा रहे थे, लेकिन अमेरिका में अभी इतने लोग नहीं गए थे कि वो इलाका जो है वो एक तरीके से पूरी तरीके से एशिया को रिप्लेस कर सके, भारत और चीन को रिप्लेस कर सके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा दूसरा टॉपिक जो कि है 19वीं सदी 1815 से 1914। यानी कि इस दौरान में क्या हुआ था, इन चीजों को यहां पर इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए 19वीं सदी जो था इसमें पूरी विश्व में बहुत ज्यादा बदलाव आया था, चाहे हम वो सामाजिक बदलाव देखें, अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें या फिर एक तरीके से पूंजी के हिसाब से, सभी चीजों में हम देखें तो पूरा बदलाव 19वीं सदी में बहुत ही ज्यादा आया था। अब यहां पर देखिए जो 19वीं सदी था उसमें एक तरीके से जो विश्व अर्थव्यवस्था था उसका उदय हुआ था, और इसका उदय कैसे हुआ ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए विश्व अर्थव्यवस्था, इसमें हम शुरुआत करते हैं ब्रिटेन के साथ, क्योंकि उस समय में जो ब्रिटेन था वो एक तरीके से सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था 19वीं सदी में। अब देखिए 18वीं सदी में हुआ क्या था, यानी 19वीं से पहले की हम बात कर रहे हैं। 18वीं सदी में जो ब्रिटेन थी उसकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी और जिससे जो खाद्यान्न थे उसकी मांग जो थी उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। अब ये जो मांग वृद्धि हुई, इसमें मांग को पूरा करने के लिए जो ब्रिटेन था वो अब यूरोप से या फिर और भी दूसरे इलाकों से जो खाद्यान्न थे उसको आयात करता था। लेकिन यहां पर देखिए खाद्यान्न की मांग में वृद्धि हुई तो इसके साथ जो कीमत थी, कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब कीमत बढ़ने की वजह से यह हुआ कि जो भूस्वामी थे, यानी जो वहां के खेतीहर थे, जो किसान थे, उन्होंने एक तरीके से सरकार पर दबाव दिया कि जो मक्का है उसके आयात पर पाबंदी लगा दी जाए, उसके आयात पर रोक लगा दी जाए। तो इसको मानकर सरकार ने रोक लगा दिया और इसको रोक लगाने के लिए जो कानून पास किया गया उसको कॉर्न लॉ कहा गया, कॉर्न लॉ। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जरूरी है। कॉर्न लॉ क्या था, तो एक तरीके से जो मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए जो कानून बनाया गया था उसको कॉर्न लॉ कहा गया था। अब यहां पर देखिए एक चीज हमारे सामने आता है और वो ये है कि किसी भी देश की आप बात करें, चाहे आप भारत की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, विश्व के किसी भी देश की बात करें, हर देश की ये चाह होती है कि वो आत्मनिर्भर बने। अभी प्रधानमंत्री ने एक योजना भी शुरुआत की है, आत्मनिर्भर भारत। तो उसी तरीके से सब देश चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने। लेकिन वहां पर ब्रिटेन की स्थिति ये थी कि अगर वो उस समय आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता तो ब्रिटेन के गरीबों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती। वो कैसे हो जाती यहां हम देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा था, पहले आयात होता था और गरीबों को मिल जाता था खाना, लेकिन जब कॉर्न लॉ को लगा दिया गया तो कॉर्न लॉ लगने के बाद जो गरीब थे उनको खाना एक तरीके से उनके हाथ में से जाने लगा, क्योंकि
मांग बढ़ गई थी, मांग बढ़ने की वजह से जो कीमत थी वो भी बढ़ गई थी। कीमत बढ़ गई तो जो गरीब लोग थे वो खरीद के खा नहीं सकते थे, तो इस वजह से जो गरीबों की स्थिति थी वो ज्यादा खराब हो रही थी। तो इस चीज को देखने के बाद जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने कॉर्न लॉ को खत्म करने का फैसला लिया। अब देखिए, कॉर्न लॉ को जब खत्म किया गया तो इसको खत्म करने के बाद जो खाद्य पदार्थ थे उनको दूसरे इलाकों से, जैसे यूरोप से या फिर एशिया से, दूसरे इलाकों से काफी कम कीमत पर आयात किया जाने लगा। अब कम कीमत पर आयात किया जा रहा है तो जो गरीब लोग हैं वो आसानी से खरीद सकते हैं, खा सकते हैं। और देखिए, जो ब्रिटेन में आयात किए गए खाद्य पदार्थ थे उनकी जो कीमत थी वो देश में पैदा होने वाली खाद्य पदार्थों की कीमत से काफी कम थी, बहुत ही ज्यादा कम थी। अब देखिए, यहां पर एक चीज जो फायदा हुआ कि गरीबों को खाना मिल रहा है, लेकिन उससे एक चीज नुकसान भी हुआ कि जो ब्रिटेन के किसान थे जो कि खेती कर रहे थे, ब्रिटेन में उगा रहे थे खाद्य पदार्थ, वो अब इन दामों पर अपने खाद्य पदार्थों को नहीं बेच सकते थे कि जितने दामों पर विदेशों से आ रहा था। तो इस वजह से बहुत बड़ी संख्या में जो किसान थे, खेतीहर थे, ये सभी जो लोग थे, इनकी नौकरी चली गई या फिर इनकी जो आमदनी थी वो खत्म हो गई और बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी हो गई ब्रिटेन में। और इसकी वजह से जो लोग थे वो अपने इलाके को छोड़कर, गांव के इलाके को छोड़कर, या तो वो शहरों में चले गए या फिर दूसरे इलाकों में, दूसरे देशों में जाने लगे, जैसे अमेरिका जाने लगे या फिर ऑस्ट्रेलिया जाने लगे। और वहां जाकर उन्होंने सोचा कि हम वहां जाकर खेती करेंगे, वहां जाकर काम करेंगे और वहीं से हम कुछ कमाएंगे, ठीक से तरीके से रहेंगे। यानी कॉर्न लॉ खत्म करने का नुकसान क्या हुआ कि ब्रिटेन में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये एक तरीके से खराब चीज थी। अब देखिए, यहां पर ब्रिटेन की जो जरूरतें थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में बहुत ज्यादा जमीन को साफ किया गया और खेती किया जाने लगा। अब ये हर हिस्से का यहां पर ये मतलब है कि जो हमारा नया नया अमेरिका खोज हुआ था, जहां पर लोग जा रहे थे, उस इलाके की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, यूरोप के दूसरे इलाकों की बात हो रही है, सभी जगहों पर इस तरीके के काम को किया गया था। अब देखिए, खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसके लिए रेल, पानी के जहाज, इन सभी का इस्तेमाल किया गया। रेल को बिछाया गया या फिर पानी के जहाज बनाए गए, ये सभी चीजें इस्तेमाल की गई। जैसे आप भारत में देखते हैं कि अंग्रेजों ने रेल मार्ग बिछाए थे, रेल बनाए थे, तो क्या उन्होंने यहां के लोगों के लिए बिछाए थे कि यहां के लोग ट्रेन में बैठ के सफर करेंगे यहां वहां? नहीं, उन्होंने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रेल मार्ग बिछाया था। यानी उनको यहां से कोयला ले जाना था तो उन्होंने कोयले के इलाके में रेल मार्ग बिछा दिया। जिस इलाके में उनको पेड़ काट के ले जाना है तो पेड़ वाले रास्ते में रेल मार्ग बिछा दिया। जहां से उनको खाद्यान्न ले जाना है तो उस इलाके में रेल मार्ग बिछा दिया। तो इस तरीके से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस पूरे व्यवस्था को वहां पर बिछाया गया था। और ये सिर्फ भारत की नहीं बात हो रही है, ये यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, सभी जगहों पर ऐसा ही किया गया था। अब देखिए, यहां पर 19वीं शताब्दी में यूरोप की स्थिति इतनी खराब थी कि यूरोप से करीब 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ की बात हो रही है, 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस चुके थे। यानी यूरोप को छोड़ दिया था उन्होंने। और इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि करीब 15 करोड़ लोग जो थे उन्होंने अच्छे भविष्य के लिए अपना घर बार छोड़कर दूसरे देशों में जाकर वो काम करने लगे थे। और इस तरीके से जो आप अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, जो लैटिन अमेरिका, इस पूरे इलाके में देखते हैं कि यूरोपीय लोग मौजूद हैं, तो वो इसी समय गए हुए थे। अब इसके बाद देखिए, ऐसा नहीं है कि इस तरीके का उपयोग या फिर प्रयोग केवल अमेरिका में किया गया या फिर ऑस्ट्रेलिया में किया गया, क्योंकि अमेरिका में आप देखिएगा तो अमेरिका में हजारों एकड़ में लोग जो थे वो जमीनों को साफ करके वहां पर खेती करने लगे थे। और ऐसा ही कुछ इस्तेमाल या फिर प्रयोग अंग्रेजों ने भारत में भी किया था, लेकिन यह काफी छोटे स्तर पर किया गया था। तो भारत के पंजाब में जो अर्ध रेगिस्तानी इलाके थे वहां पर अंग्रेजों ने नहर बना दिए और उसके आसपास नहर बस्तियां बसाई गई ताकि वहां पर ऐसी चीजों को उगाया जा सके जिसको कि निर्यात किया जा सके। और देखिए, यहां पर हमने सिर्फ भोजन की बात की एक उदाहरण के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोजन के लिए ऐसा किया गया था। इसके अलावा यूरोप में कपास की भी जरूरत थी, जैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्री आ गई थी, यानी कि औद्योगिकीकरण हो गया था, उसके लिए कपास की भी जरूरत थी। रबर, कोयला उत्पाद, ये सभी चीजें, जैसे मैंने कोयला के कहा कि कोयला यहां से ले जा रहे थे या फिर कपास यहां से ले जा रहे थे, रबर भी जा रहा था। तो इस तरीके से दुनिया के अलग अलग इलाकों में इन चीजों के लिए भी ये सभी व्यवस्था किए गए थे। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तकनीक की भूमिका, यानी ये जो पूरी सभी चीजें हुई इसमें तकनीक की क्या भूमिका रही, ये हम बात कर लेते हैं।
तकनीक की भूमिका। देखिए, जब यहां पर हम बात करते हैं कि यहां से चीजें जा रही थी, तो उसमें आप सोच सकते हैं कि रेलवे के बिना पंजाब में खेती करके आप पंजाब से लाएं मुंबई और वहां से फिर ले जाकर आप ले जाएं इंग्लैंड, क्या यह पॉसिबल है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सभी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से ही ये सभी चीजें मुमकिन हो पाई थी। अगर रेलवे मौजूद नहीं होता तो अंग्रेज कैसे यहां से चीजों को उगाकर ले जाते समुद्री तट पर, और अगर भाप के जहाज नहीं होते तो वो समुद्री तट से कैसे ले जाते इंग्लैंड तक इतनी ज्यादा सामान को। ये सिर्फ भारत की मत सोचिए, आप अमेरिका से सोचिए वो कैसे लाते इंग्लैंड तक, या फिर वो कैसे लाते अमेरिका के एक अंदर के इलाके से समुद्री तट तक इतने ज्यादा सामान को, इतनी ज्यादा वस्तुओं को कैसे लाते। तो इसलिए ये सभी चीजें जो थी ये काफी एक तरीके से जरूरी थी, जिसकी वजह से ये सभी चीजें पॉसिबल हो पाई थी, जल्दी मुमकिन हो पाई थी। अब यहां पर देखिए एक और चीज है, वो है रेफ्रिजरेशन तकनीक। यानी कि जो हम आज फ्रिज यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, उस तकनीक की यहां पर बात हो रही है कि ये जो तकनीक आ गई, इसके बाद ऐसी चीजें जो कि बहुत ही जल्दी खराब हो जाती थी, उसको भी अब बहुत ही आसानी से लंबी यात्रा पर भेजा जा सकता था। अब यहां पर एग्जाम्पल आपके किताब में मांस का दिया गया है। जो मांस होता है वो जब शुरू में, यानी कि शुरुआत में जब मांस यूरोप के लिए आयात किया जाता था, अमेरिका से, इंग्लैंड से, मेरा मतलब अमेरिका से या फिर ऑस्ट्रेलिया से आता था, तो वहां पर जानवरों को जिंदा भेजा जाता था। यानी जो जहाज होता था उसमें जानवरों को जिंदा बैठा दिया जाता था, लाद दिया जाता था, और फिर यूरोप में भेजा जाता था, और यूरोप में फिर उनकी कटाई की जाती थी। तो इसमें यह चीज होता था कि जो जानवर होते थे उनमें से बहुत सारे जानवरों का मांस कम हो जाता, यानी वो उनको खाना पीना मिलता नहीं था, वजन कम हो जाता था। बहुत सारे जानवर जो थे वो मर जाते थे, बहुत सारे जानवर ऐसे हो जाते थे जो कि खाने लायक नहीं है। तो इस वजह से मांस यूरोप में काफी महंगा हुआ करता था, और गरीब लोग मांस को खा नहीं सकते थे। उनके लिए, उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो मांस को खरीद कर खाएं, क्योंकि बहुत महंगा होता था। लेकिन जब रेफ्रिजरेशन तकनीक आ गया तो वहां पर मांस को अब आसानी से भेजा जा सकता था। कैसे? अब अमेरिका में ही या फिर ऑस्ट्रेलिया में ही जो जानवर थे उनको मार दिया जाता था, और उनका मांस, सिर्फ मांस यानी कटाई करके मांस जो निकलता है, उस मांस को पैक करके भेजा जाता था यूरोप में। तो इससे यह हुआ कि जो पहले ये स्थिति थी कि जो मांस था वो काफी ज्यादा महंगा था, अब काफी से ज्यादा सस्ता हो गया, क्योंकि आसानी से मांस को भेजा जा सकता था, और बहुत ज्यादा मात्रा में भेजा जा सकता था, और अच्छी क्वालिटी में भेजा जा सकता था। तो इस वजह से अब जो यूरोप के गरीब थे वो मांस को खरीद सकते थे, खा सकते थे। अब उनके भोजन में जो उनका एक तरीके से आलू मुख्य आहार हुआ करता था, और भी जो कुछ चीजें मिलती थी, उसके अलावा अब वो मांस को भी खा सकते थे, अपने भोजन में शामिल कर सकते थे। अब इसके बाद आता है 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। यानी कि 19वीं सदी के अंत आते तक उपनिवेशवाद में एक तरीके से क्या बदलाव हुए पूरे विश्व में। तो देखिए, एशिया और अफ्रीका में जो यूरोपीय ताकत थे उन्होंने अपनी कॉलोनियां स्थापित की, और इसके अलावा जो बेल्जियम थी, जर्मनी, इन्होंने भी अपना एक तरीके से औपनिवेशीकरण किया दूसरे इलाकों का। और इसके बाद अमेरिका भी, यानी जो यूएसए, यहां पर अमेरिका की बात हो रही है तो यहां पर यूएसए की बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप जहां के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका भी 1890 के आखिरी वर्षों में एक औपनिवेशिक ताकत बन गया, जिसने स्पेन का जो कब्जा था अफ्रीकी इलाकों में, उसको कब्जा करके यह भी औपनिवेशिक ताकत बन चुका था। तो यहां पर जब आप पूरे विश्व का मैप देखेंगे तो पूरे विश्व के मैप में आप देखेंगे कि जो अफ्रीका है वहां पर जब आप देशों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहां पर किसी ने स्केल से खींचकर जो अफ्रीका के देश है वो बनाए। यानी कि हर देश का आपको एक तरीके का सीधा लाइन दिखेगा, जैसे यहां पर सीधा है, यहां पर सीधा है, यहां पर, इस तरीके से बिल्कुल आपको सीधे सीधे लाइन में लगेगा कि किसी ने स्केल से नापकर मैप में देशों का विभाजन कर दिया है। और असलियत में देखें तो ऐसा हुआ भी था। जब अफ्रीका पर एक तरीके से सभी देशों के बीच झगड़ा चल रहा था, यूरोपीय देशों के बीच, कि कौन इलाके पर कौन कब्जा करेगा, हर देश अपना इलाका कब्जा करना चाहता था और एक दूसरे से वो लड़ रहे थे। तो उसके बाद ये सभी देश जो थे वो आपस में बैठे और उन्होंने अपने अपने इलाके का विभाजन कर लिया कि किस देश का कौन सा इलाका होगा, किस देश का कौन सा इलाका होगा। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू रंग में है ये फ्रांस का इलाका है, यहां ये जो लाल रंग में है ये इंग्लैंड का इलाका है, और इसी
तरीके से जो अलग अलग यूरोपीय शक्तियां थी उन्होंने अपने अपने इलाके बांट लिए थे। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे अफ्रीका पर ये जो यूरोपीय शक्तियां थी इनका कब्जा था। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे और हमारे सामने आ जाता है अगला टॉपिक, जो कि है रिंडरपेस्ट या फिर मवेशी प्लेग। ये एक तरीके की बीमारी थी जिसने पूरे अफ्रीका के भाग्य को बदल दिया था। कैसे बदल दिया था ये हम यहां पर देखने वाले हैं। तो देखिए 1880 के दशक में, यानी करीब 1880 के दशक में आया था, 1892-95 के आसपास ये बहुत ज्यादा फैल गया था। 1880 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में प्लेग की तरह तेजी से फैलने वाला पशु रोग था। यानी रिंडरपेस्ट क्या था? एक तरीके का प्लेग था जो कि पशुओं में बहुत तेजी से फैला था। देखिए यहां पर यह चीज कैसे अफ्रीकियों की भाग्य को बदल दिया इस चीज ने, ये हम बात करते हैं। तो देखिए अफ्रीका में पैसे या फिर वेतन पर काम करने का कोई प्रचलन नहीं था। यानी वहां पर लोग पैसे पर, वेतन पर, इन चीजों पर काम नहीं करते थे। वहां पर क्या करते थे? वो वहां पर खेती करते थे, उनके पास जमीन थी, वो वहां पर पशु चराते थे। और अफ्रीका में जो जमीन थी उसके मुकाबले में जनसंख्या बहुत कम थी, तो हर व्यक्ति के पास बहुत बड़ी मात्रा में जमीन वहां पर मौजूद थी और हर व्यक्ति के पास बहुत सारे जानवर भी मौजूद थे। लेकिन यहां पर जब यह बीमारी आई तो इस बीमारी की वजह से करीब 90%, यानी अफ्रीका में जितने भी जानवर थे उसके 90% जानवर मर गए, जानवर खत्म हो गए। तो इस वजह से जो इनका पूरा पशुधन था वो एक तरीके से खत्म हो गया। अब ये इसके अलावा जो अंग्रेज थे या फिर जो भी यूरोपीय शक्तियां थी वो चाहते थे कि मजदूरों को रखा जाए काम पर, लेकिन वहां पर प्रचलन था नहीं। अब यहां पर मजदूरों को अपने पास रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे हथकंडे लागू किए, बहुत सारे नियम कानून इधर उधर किए ताकि इनको एक तरीके से मजदूर बनाया जा सके, अपने पास काम करके रखा जा सके। जैसे कि इनके ऊपर भारी भरकम टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया गया। फिर उत्तराधिकार कानून भी लाया गया। उत्तराधिकार कानून में यह था कि जो घर का सबसे बड़ा बेटा है उसके पास ही सिर्फ जमीन रहेगी, बाकी सब लोग के पास कोई जमीन नहीं रहेगी। वो लोग अब मजदूर हो गए या फिर उनके पास वो लोग बिना पैसे के आदमी हो गए। ऐसा उन्होंने काम लगा दिया था। तो ये तो हमने बात कर लिया कि 90% जानवर जो थे वो मर चुके थे। अब देखिए यहां पर जो औपनिवेशिक सरकार थी उसने और भी क्या हथकंडे अपनाए कि उसने जितने भी बाकी जानवर बचे, जिंदा जो बचे, उनको अपने कब्जे में ले लिया और इसके बाद लोगों को एक तरीके से मजबूर किया कि वो काम करें, मजदूरी करें और अपने अंदर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और जहां पर ये काम करवाते थे वहां पर बाड़ा लगा देते थे, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं होती थी। इस तरीके से बहुत सारी चीजें की ताकि वहां पर ये इन लोगों को अपने पास मजदूर के रूप में रख सके। अब यहां पर इसी तरीके की स्थिति हम बात करते हैं भारत से जुड़ी हुई, जो कि है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अब यहां पर इस तरीके से बहुत सारी चीजें करके जो यूरोपीय शक्तियां थी वो तो एक तरीके से उनका काम जो था या फिर उनका जो पूरा इरादा था वो सफल हो गया। अब भारत की बात करते हैं। तो भारत में अनुबंधित श्रमिकों जो जाते थे यहां से दूसरे देशों में काम करने के लिए, उनको कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर या फिर गिरमिटिया श्रमिक। एक तरीके से इनको एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था भारत से और दूसरे इलाकों में काम करवाया जाता था। दूसरे इलाकों में जैसे वहां पर वृक्षारोपण करने के लिए, खदानों में काम करने के लिए, सड़क, रेलवे निर्माण, इन चीजों में काम करने के लिए। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ भारत से गए थे, भारत के अलावा चीन के भी लाखों मजदूरों को ले जाया गया था। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर देखते हैं कि जो ये भर्ती होती थी ये एजेंटों द्वारा की जाती थी। बहुत सारे एजेंट होते थे जो कि यहां पर भर्ती का काम करने का काम करते थे। और ये जो एजेंट थे ये ऐसा नहीं था कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, यहां पर काम करना है आप चलिए, ऐसा नहीं था। ये लोग जाते थे, काम और स्थान के बारे में बहुत सारी झूठी झूठी बातें बताते थे कि आपको यहां जाना है, आपको इतना बढ़िया घर मिलेगा, इतना आराम का नौकरी है, मजा करना है, ऐसी बात बोलते थे और लोगों को अनुबंध करा लेते थे। और कई बार तो ये भी होता था कि मजदूरों को किडनैप कर लिया जाता था, अपहरण करके ले जाते थे कि चलो तुमको काम करना है, ऐसी स्थिति वहां पे। अब इसके अलावा कई बार जो मजदूर थे उनको बगानों में भी काम करने ले जाया जाता था, जैसे जो असम के बगान है वहां पर, या फिर जो जनरली मजदूर थे उनको त्रिनिदाद या फिर उस इलाके के जो जगह थे वहां पर ले जाया जाता था। अब देखिए बगान में या फिर इस तरीके के काम करने वाले जगह पर जब ये मजदूर पहुंचते थे तब इन्हें पता चलता था कि इनके पास न जो परिस्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है, यानी रहने की परिस्थिति, काम करने की परिस्थिति वो बहुत ज्यादा कठोर है। इन चीजों को देखकर जो भारतीय
एक तरीके से आंदोलनकारी थे, वो काफी गुस्सा हुए और उन्होंने काफी आंदोलन चलाया कि ये एक तरीके का नया दास प्रथा है, नया स्लेव जो व्यवस्था है वो है, तो इसको खत्म करना चाहिए। तो काफी विरोध के बाद 1921 में इस पूरी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और इसके बाद नहीं ले जाया गया लोगों को। अब इसके बाद आते हैं, पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो कि है विदेश में भारतीय उद्यमी। यानी कि भारतीय जो व्यापारी थे, उद्यमी थे, उन्होंने विदेश में किस तरीके से काम किया या फिर उनकी क्या योगदान थी, उन्होंने विदेश में कैसा अपना विस्तार किया, फैलाव किया। अब देखिए भारतीय उद्यमी जो थे, कुछ बैंकर, उस समय भी बैंकर हुआ करते थे, कुछ बैंकर जैसे कि नट्टू कोट्टई, चेट्टियार, ये सभी जो थे ये मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में काफी जो निर्यातोन्मुखी खेती, यानी निर्यातोन्मुखी खेती कहने का मतलब कि निर्यात करने के लिए जो खेती होती है उसके लिए कर्ज दिया करते थे। अब देखिए यहां पर सिर्फ इन लोगों की बात नहीं है, ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं कि बहुत बड़े स्तर पर काम करते थे, लेकिन भारत में जो लोग थे जो कि खेती करते थे और काम करते थे उसमें बहुत ज्यादा संख्या में साहूकार थे या फिर जो व्यापारी थे वो लोग थे जो कि कर्ज दिया करते थे लोकल लोगों को ताकि वो भी खेती कर सके, काम कर सके। अब देखिए ये, इसके अलावा अब हम वापस इन पर आते हैं तो इन्होंने जो भारतीय व्यापारी थे, ये तो एग्जाम्पल, इसके अलावा और भी लोग थे। ये जो व्यापारी थे, भारतीय व्यापारी, ये यहाँ यूरोपियों के साथ साथ अफ्रीका पहुंच गए और भी दूसरे इलाकों में पहुंच गए और वहां पर इनका एक तरीके से काफी एक्टिव काम किया था। अब इसके अलावा भारतीय सिंधी व्यापारी जो थे उन्होंने बड़े बड़े बंदरगाहों पर अपने एम्पोरियम खोल दिए जहां पर अफ्रीका के सामान या फिर जहां पर बंदरगाह है वहां के लोकल सामान और विदेशी सामान बहुत ज्यादा मिलते थे। और ये उस समय का एक तरीके का बहुत अच्छा बिजनेस था क्योंकि उस समय लोग जो बंदरगाह थे वहां पर काफी सैलानी भी आने लगे थे और काफी एक तरीके से लोग जो थे वो इस तरीके के व्यापार में दिलचस्पी भी ले रहे थे। तो इसके बाद आइए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक में जो कि है भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं भारतीय व्यापार के बारे में, उस पर उपनिवेशवाद का क्या असर पड़ा और उस समय वैश्विक व्यवस्था क्या थी। तो देखिए औद्योगिकरण हुआ तो यहां पर ब्रिटेन में कपास का उत्पादन बढ़ने लगा। तो उस समय तक क्या होता था, उस समय होता था कि भारत से कपास जाता था, वहां पर बिकता था। तो कपास जाता था, उसके साथ साथ भारत से जो कपड़े बनते थे वो भी ब्रिटेन में काफी ज्यादा बिकते थे, यूरोप में बहुत ही ज्यादा बिकते थे। अब देखिए यहां पर ब्रिटेन में कपास का उत्पादन बढ़ने लगा तो उसकी वजह से वहां के जो किसान थे उन्होंने दबाव देकर वहां पर सीमा शुल्क लगवा दिया और ब्रिटेन में जो आयातित कपड़े थे उनके ऊपर सीमा शुल्क लगा दिया गया। अब यहां पर इसकी वजह से जो भारत के कपड़े जाते थे ब्रिटेन में उनके निर्यात में बहुत ज्यादा गिरावट होने लगी, बहुत ज्यादा कमी आने लगी और इसके साथ साथ सूती कपड़ों का, यानी जो भारतीय व्यापारी थे, जो भारतीय हस्तकला के जो लोग थे वो उनकी एक तरीके से आमदनी घटने लगी। अब इसके साथ ही यहां पर इसमें बदलाव ये हुआ, भारतीय व्यापार में ये बदलाव हुआ, पहले जो यहां से तैयार वस्तुएं बिकती थी यानी निर्मित वस्तुएं बिकती थी, जैसे बना हुआ कपड़ा बिकता था, लेकिन अब यहां पर बने हुए कपड़े नहीं बिकते थे, निर्मित वस्तु नहीं बिकते थे, इनकी जगह पर अब कच्चा माल यहां से भेजा जाता था, यानी कच्चा कपास भेजा जाता था। और इसके साथ ही जो ये बदलाव हुआ इसकी वजह से जो ब्रिटेन था वो हमेशा व्यापार अधिशेष में रहता था। अब ये व्यापार अधिशेष क्या होता है? व्यापार अधिशेष होता है कि आप किसी को 10 रुपए का सामान बेच रहे हैं, वो आपको 20 रुपए का सामान बेच रहा है, तो वो व्यक्ति आपसे 10 रुपए का फायदा कमा रहा है, यानी वो व्यक्ति व्यापार अधिशेष में है। और यही चीज यहां पर ब्रिटेन के साथ था। ब्रिटेन भारत के साथ व्यापार अधिशेष में था और इसका उसने काफी फायदा उठाया और इसका उसने एक तरीके से इस्तेमाल किया कि जो उसे चीन के साथ व्यापार करने में घाटा होता था उसको भरपाई में या फिर और भी तरीकों से फायदा उठाए। जैसे जो यहाँ पर घरेलू खर्चे होते थे ब्रिटेन के, यानी कि जो यहाँ के व्यक्तियों का वेतन देना हो गया, यहाँ जो ब्रिटिश कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो ब्रिटिश कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनके पेंशन देना हो गया, ये सभी चीजें करने का काम ब्रिटेन यहाँ के व्यापार अधिशेष से करता था। जो होम खर्चे होते थे, होम चार्जेस कहा जाता था, उसको करने के लिए ब्रिटेन इसका इस्तेमाल करता था। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। यानी जो महायुद्ध हो रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इस दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, पूरे विश्व में सामाजिक अर्थव्यवस्था में और भी तरीके से क्या अंतर आए, बदलाव आए, इन चीजों को यहां पर इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर देखिए पहले हम पहले विश्व युद्ध की बात करेंगे। टॉपिक है हमारा युद्धकालीन रूपांतरण।
तो देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो दो पक्षों के बीच लड़ा गया था। एक पक्ष था जिसमें कि जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, ऑटोमन तुर्क था, और दूसरा पक्ष था जिसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, और इसके अलावा रूस था, अमेरिका था, और भी देश थे। तो ये सभी देश जो थे वो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे। और ये सभी जो देश थे ये औद्योगिक देश थे, यानी इन सभी के पास उद्योग थे या फिर इन सभी के पास ऐसी व्यवस्था थी कि ये ऐसी चीजें बना सकते थे जो कि काफी घातक है, जैसे टैंक बनाना हो गया, बम बनाना हो गया, या फिर और भी चीजें बनाना। और इसके साथ ही ये जो प्रथम विश्व युद्ध था ये प्रथम आधुनिक औद्योगिक युद्ध भी था। औद्योगिक युद्ध का क्या मतलब है कि इसमें बहुत बड़े स्तर पर टैंक का इस्तेमाल हुआ, बम का इस्तेमाल हुआ, और भी तरीके के औजारों का इस्तेमाल हुआ जो कि पहले आम रूप से युद्धों में नहीं देखे जाते थे। अब देखिए ये जो प्रथम विश्व युद्ध था ये बहुत ही घातक था, यानी अपने समय का सबसे बड़ा युद्ध था। कैसे? तो इस युद्ध में करीब 90 लाख की संख्या में लोग मारे गए थे और करीब 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यह विनाश हुआ था। और यह जो युद्ध हुआ था इस युद्ध में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, लोग यहां पर कहने का मतलब है कि जो सैनिक युद्ध में जा रहे थे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जितने भी उद्योग थे, यानी उत्पादन के जितने भी स्रोत थे, उन उद्योगों का पुनर्गठन किया गया था। यानी कि कोई अगर फैक्ट्री है उसमें कपड़े बनते हैं तो उसको अब एक तरीके से इस तरीके से उसमें बदलाव किया गया कि वो फैक्ट्री अब सैनिकों के लिए कपड़ा बनाएगी। कोई फैक्ट्री है जहां पर खाना बनता है या फिर कुछ ऐसी खाने की पैकिंग होती है और भी कुछ भी होता है, तो उसको इस तरीके से बदलाव उसमें लाया गया कि वो सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां पर बदलाव लाए गए। अब यहां देखिए ये जो बदलाव आया इसकी वजह से पूरे के पूरे समाज बदल गए। और इसके साथ ही समाज में क्या बदलाव आया, तो पहले देखिए हर देश में, यानी कि सिर्फ भारत की यहां पर बात नहीं हो रही है, चाहे आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, और भी जगहों पर चले जाएं, वहां पर यह चीज थी कि जो औरतें थी वो घर में रहती थी और जो मर्द थे वो फैक्ट्री में कहीं भी जाकर काम किया करते थे। लेकिन जब यह युद्ध होने लगा, प्रथम विश्व युद्ध होने लगा, तो मर्दों को भेज दिया गया युद्धों में लड़ाई करने के लिए वहां पर मोर्चे पर। लेकिन उसके बाद यहां पर फैक्ट्रियों में काम करने की बारी आई, फैक्ट्रियों में या फिर और भी जगहों पर काम करने की बारी आई, तो वहां पर औरतों को लाया गया काम करने के लिए। और इसके अलावा अमेरिका जो था वहां पर श्वेतों को भी लाया गया था, यानी कि वैसे समाज अब सामने आए, वैसे समाज के तबके सामने आए काम करने इलाके में जो कि जिनको कि पहले दबाकर या फिर कोने में रखा गया था। तो युद्ध की वजह से समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया था। अब इसके बाद यह हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले जो हमारा ब्रिटेन था, जो कि भारत पर शासन करता था, वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था। उसके पास काफी ताकत थी, काफी पूंजी थी, काफी पैसा था, दुनिया के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा भी था। लेकिन जब यह युद्ध होने लगा तो इस युद्ध की वजह से ब्रिटेन को बहुत ज्यादा कर्जे लेने पड़े और उसको बहुत तरीके की तकलीफें हुई और उसने अमेरिका से बहुत ज्यादा कर्जे लिए। तो इस वजह से जो अमेरिका पहले कर्जदार देश हुआ करता था अब वो कर्जदाता देश बन गया। यानी पहले वो दूसरे देशों से कर्जा लेता था लेकिन वो अब स्थिति में आ गया कि वो दूसरों को कर्ज देता था। और युद्ध के अंत आते आते तक जो युद्ध था उसकी वजह से ब्रिटेन जो था वो बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूब गया था और उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब देखिए युद्ध के पहले जो ब्रिटेन था, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था अर्थव्यवस्था के हिसाब से, लेकिन युद्ध का सबसे बुरा असर उस पर ही पड़ा और उसको बहुत ही मोर्चे पर नुकसान भी उठाना पड़ा। अब यहां पर टॉपिक आता है युद्धोत्तर सुधार, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हो गया उसके बाद किस तरीके से सुधार हुआ, बदलाव हुए। तो देखिए यहां पर वही चीज लिखी गई है। युद्ध के पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। युद्ध के दौरान जापान और भारत में उद्योग विकसित हो रहे थे क्या, काफी ज्यादा हो चुके थे। यानी कि जो ब्रिटेन भारत पर एक तरीके से वर्चस्व रखता था, भारत के मार्केट पर ब्रिटेन के सामान बिकते थे, ब्रिटेन से आए वस्तुएं बिकती थी, उस चीज को एक तरीके से इस विश्व युद्ध ने खत्म कर दिया। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि भारत से बहुत सारी चीजें ब्रिटेन ले जा रहा था, यहां तक कि सैनिक भी ले जा रहा था अपने दूसरे जगहों पर जो मोर्चे चल रहे थे उनको लड़ने के लिए। तो वहां पर ले जाने के लिए जब यहां से फैक्ट्रियां लगाई गई, यहां से सामान भेजे जाने लगे,
तो यहां के जो उद्योग थे वो इतने मजबूत हो गए कि वो भारत के मार्केट के ऊपर हावी हो गए, भारतीय जो बाजार था उस पर हावी हो गए। अब यहां पर पहले जैसी स्थिति ब्रिटेन को लाना या फिर पहले जैसा यहां पर वर्चस्व स्थापित करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। और इसके साथ ही जो जापान था वो पूरे विश्व के स्तर पर बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था या फिर बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के हिसाब से ताकत बनकर उभरा, और उससे भी ब्रिटेन को अब मुकाबला करना था, जो कि काफी एक तरीके से ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो गया। अब देखिए यहां पर युद्ध का एक और जो खराब चीज हम कह सकते हैं वो हुआ युद्ध की वजह से, वो ये था कि देखिए युद्ध के पहले क्या था, नॉर्मल अपना जीवन चल रहा था, लेकिन युद्ध होने लगा तो अचानक उत्पादन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जरूरतें बढ़ गई। लोग जो थे वो ऐसे इलाके में थे जहां पर जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके देश से या फिर यूरोप से और भी इलाकों से भी चीजों को भेजा जाने लगा। अब देखिए युद्ध की वजह से बहुत बड़ा उछाल आया था जरूरतों में, यानी कि खाद्य पदार्थों की जरूरतों में और भी चीजों की जरूरतों में, तो इस वजह से उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ गया था। और देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध था वो चल रहा था यूरोप में, तो यूरोप में चल रहा था तो उसकी वजह से जो यूरोप में खेती थी और भी चीजें थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वहां पर वार चल रहा है, कौन वहां पर खेती करने पाएगा। और इस वजह से खेती वहां पर बंद हो गया, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इन इलाकों से चीजों को जरूरत पूरा किया जाने लगा। अब देखिए जब युद्ध खत्म हो गया उसकी वजह से उत्पादन की एक तरीके से जरूरत नहीं रह गई, क्योंकि अब वहां पर जरूरत नहीं थी खाने की और भी चीजों की, तो इस वजह से उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। क्योंकि अब जब युद्ध हो रहा है, बहुत सारे लोग युद्ध के मैदान में हैं, जो बाकी बचे उनको नौकरी दे दिया गया है, युद्ध खत्म हो गया, लोग वापस आ गए युद्ध के मैदान से, और यहां के लोगों को अब जो चीज बनानी थी वो चीज की अब जरूरत ही नहीं है, तो सभी लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब देखिए युद्ध समाप्त होने के बाद उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी, वही चीज दोबारा लिखा गया है गलती से। अब इसके बाद यहां पर वही चीज है कि युद्ध के पहले जो पूर्वी यूरोप इलाका था वो विश्व बाजार में गेहूं आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था, लेकिन जब युद्ध चल रहा था तो पूरा यूरोप था वो युद्ध में लगा हुआ था, वहां पर खेती कैसे होगा, तो उस वजह से कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से ये आपूर्ति खाने की जाती थी, केवल गेहूं नहीं, इसके अलावा और भी चीजों की। अब देखिए जब युद्ध खत्म हो गया, यहां से मेन प्रॉब्लम शुरू होता है। युद्ध खत्म हो गया, यूरोप में भी खेती सुधरने लगी, और पहले से ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सब जगह खेती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, यहां भी खेती हो रही है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में भी खेती हो रही है। तो अब पूरे विश्व में गेहूं के अति की हालत पैदा हो गई, यानी कि अब पूरी दुनिया में इतना गेहूं हो गया कि कोई खाने वाला नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है, पूरा गेहूं फेंका जा रहा है, वो सड़ जा रहा है, किसी को कोई जरूरत ही नहीं है। और इस वजह से यहां पर मेन प्रॉब्लम शुरू होता है, वो आता है कीमतें गिर गई, यानी कि जो गेहूं की कीमत थी और भी चीजों की कीमत थी वो बहुत ज्यादा गिर गई, और इसकी वजह से जो ग्रामीण आय थी, ग्रामीण लोग थे जो कि खेती किया करते थे, उनकी आमदनी घट गई। पहले मान लीजिए कोई चीज आप 4 रुपए में बेच रहे हैं, अब आपको 1 रुपया उसी चीज का कीमत मिले तो आपको 3 रुपए का नुकसान हो रहा है। यही स्थिति वहां पर हो गई, और इसकी वजह से जो किसान थे जिन्होंने कर्ज ले लिया था खेती करने के लिए, उनको लगा था कि और भी मेरा बिकेगा और फायदा होगा, तो बहुत सारे किसानों ने कर्ज ले लिया था। अब वो सभी किसान आगे कर्ज संकट में, यानी कि उनको एक तरीके से दोहरी मार झेलनी पड़ी। जो उनका पहले सामान बिकना था वो बिकना बंद हो गया, और उसके बाद दूसरा ये कि जो उन्होंने कर्ज लिया था अब उनके पास कर्ज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर आता है अगला टॉपिक, वो है बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। यहां पर मुख्यतः हम बात करने वाले हैं अमेरिका के बारे में। तो देखिए युद्ध के बाद जो स्थिति थी वो सबसे अच्छी तरीके से सुधरी अमेरिका में सबसे अच्छी तरीके से सुधरी थी। अब इसके कई सारे कारण थे, जिनमें से एक था असेंबली लाइन। ये असेंबली लाइन एक तरीके से शुरू किया गया था हेनरी फोर्ड द्वारा। ये असेंबली लाइन क्या थी ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए हेनरी फोर्ड थे, वो गए थे एक बूचड़ खाने में। वहां क्या व्यवस्था थी, वहां व्यवस्था थी कि एक पूरा बेल्ट बिछा कर रखा जाता था, जानवरों को काटा जाता था और पूरे जानवर को वहां रख दिया जाता था। जो भी व्यक्ति था, जो मांस बेचने वाला व्यक्ति है, वो अपनी पसंद का मांस का हिस्सा ले लेता था और वहां से वो चला जाता था। उसी चीज को देखकर हेनरी फोर्ड ने सोचा कि मैं जब कार उत्पादन करूंगा, कार बनाऊंगा, तो उसमें भी मैं असेंबली लाइन बनाऊंगा।
असेंबली लाइन में क्या होगा कि एक पूरा बेल्ट यानी एक पूरा लाइन बना हुआ रहेगा। ये जैसे ये पूरा लाइन है, यहां पर कार बनना शुरू होगा, इस जगह पर कार बनना शुरू होगा, यहां से ये कार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और हर जगह पर एक एक मजदूर इस तरीके से मैं खड़ा कर दूंगा और हर मजदूर का काम अलग अलग बांटा हुआ रहेगा। यानी कोई मजदूर गाड़ी में शीशा लगा रहा है, कोई मजदूर गाड़ी में गेट लगा रहा है, कोई मजदूर पीछे का शीशा लगा रहा है, कोई मजदूर इंजन फिट कर रहा है, कोई मजदूर कुछ और काम कर रहा है। तो जितनी गाड़ियां आएंगी हर एक मजदूर का एक ही काम है। एक मजदूर शीशा फिट कर रहा है तो वो हर गाड़ी में केवल शीशा ही फिट करेगा। दूसरा मजदूर गाड़ी में बोनट लगा रहा है तो हर गाड़ी में वो बोनट ही लगाएगा और कुछ नहीं करेगा। इसी तरीके से काम सभी मजदूरों के बांट दिए गए और असेंबली लाइन की व्यवस्था शुरू की गई। अब ये जो असेंबली लाइन थी, इसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदा यह हुआ कि जो पहले काम होता था उसमें गति बहुत ज्यादा बढ़ गई। यानी असेंबली लाइन का जो स्पीड है, यानी गाड़ी बढ़ने का जो स्पीड है, वो मजदूरों के कंट्रोल में नहीं था कि मजदूर को मन किया तो अभी 5 मिनट रेस्ट ले लिया। वो व्यवस्था अब खत्म हो गई थी। असेंबली लाइन की स्पीड जितनी स्पीड से चलेगी उतनी स्पीड से मजदूरों को काम करना पड़ेगा। यह उनकी एक तरीके से मजबूरी थी क्योंकि असेंबली लाइन की स्पीड पर उनका कंट्रोल नहीं था। तो इस चीज की वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो नौकरी छोड़ने लगे कि बहुत ज्यादा तेज है, हमको काम करने थोड़ा फुर्सत भी नहीं मिलता है, थक जाते हैं इस तरीके से। तो हेनरी फोर्ड ने उनका वेतन बढ़ा दिया तो वो मजदूर को ज्यादा पैसा मिलने लगा और इन्होंने स्पीड इसका और बढ़ा दिया कि नहीं, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से असेंबली लाइन चलती थी, अब हम 10 का करेंगे, तुम लोग को वेतन भी दे रहे हैं, तुम लोग काम भी बेसी करो, ऐसा वो करने लगे। अब इसकी वजह से ये हुआ कि अमेरिका में जो भी लोग इनके पास नौकरी कर रहे थे वो उनका आमदनी बढ़ गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इनके पास ये चीज हो रही थी, इनके अलावा और भी जो दूसरे लोग थे या फिर दूसरी फैक्ट्रियां थी, वहां पर भी जो बनाने का काम था, प्रोडक्शन का काम था, उसमें भी असेंबली लाइन को शामिल कर लिया गया। और उसकी वजह से पूरे अमेरिका में जो उत्पादन होने लगा, ये उत्पादन होने लगा असेंबली लाइन की वजह से। अब ये असेंबली लाइन जो था वो एक तरीके से उत्पादन का सबसे अच्छा जरिया बन गया। अब इसकी वजह से जो उत्पादन था वो बहुत ही जल्दी होता था। अब जल्दी होता था, इसके साथ साथ जो यहां पर काम करने वाले लोग थे उनका वेतन भी बढ़ा दिया गया था, तो लोगों के पास पैसा भी ज्यादा आता था। और इसके साथ ही ये अमेरिका तक सिर्फ सीमित नहीं रहा, अमेरिका से बाहर निकलकर 1920 के दशक में यूरोप में भी इस पद्धति को अपनाया गया। अब इसकी वजह से जो इंजीनियरिंग आधारित जितने भी उत्पाद थे, चाहे वो आपका कार हो या फिर आपका रेफ्रिजरेटर हो, रेडियो हो, कुछ भी हो, उन सभी जगहों पर यही चीज की गई और यहां पर सभी चीजों की लागत और कीमत जो थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई। और जैसा मैंने कहा कि लोगों के वेतन बढ़ा दिए गए तो लोगों के पास पैसा आ गया। अब जो लोग थे वो लोग, अब यहां पर उनकी स्थिति ये हो गई कि वो चीजों को खरीद सकते थे, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, टीवी हो, टीवी तो शायद उस समय नहीं था, या फिर उसके अलावा दूसरी चीजें हो जैसे रेडियो हो, और भी चीजें जो उनके घर की जरूरतों की चीजें हैं, उन सभी को वो खरीदने लगे। और इन चीजों को खरीदने की वजह से जो लोग थे उनकी स्थिति ठीक होने लगी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था ठीक होने लगी, सभी चीजें अच्छी चलने लगी। और ये सभी एक तरीके से जो हमारा लोन होता है ना, लोन, हायर परचेज, वहां पर एक व्यवस्था थी जो सिंपली आप लोन समझ लीजिए कि कोई लोन ले रहा है, मंथली किस्त में उसको चुका रहा है, इस तरीके से सभी चीजों को लोग खरीदते थे। अब इसी तरीके से लोग घर भी खरीदने लगे और अमेरिका में बहुत बड़े स्तर पर आवास और निर्माण क्षेत्र में काम हुआ। इसकी वजह से वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी मजबूत होने लगी। अब देखिए यहां पर अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी, लोगों के पास काफी सारे चीजें आने लगी, लेकिन ये जो पूरा सिलसिला था कि अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है, मजबूत हो रही है, ये ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहा और 1929 में महामंदी आ गया और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की डूब गई। अब ये डूबी कैसे, इसको यहां पर हम देखने वाले हैं। अब यहां पर देखिए आते हैं महामंदी में, महामंदी टॉपिक है हमारा। अब देखिए महामंदी के बारे में देखें तो 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी और इस दौरान दुनिया के जो अधिकतर भाग थे वहां पर उत्पादन, रोजगार, व्यापार, आय, इसके अलावा और भी चीजों में भयानक गिरावट दर्ज की गई। यानी कि बेरोजगारी हो गई, जो आमदनी है वो लोगों की घट गई, रोजगार लोगों से छीन गए, या फिर उत्पादन इतना ज्यादा हो गया कि चीजों का कीमत नहीं मिलने लगा। और इसके बाद अब देखते हैं कि इस पूरी महामंदी का कारण क्या था। तो देखिए यहां पर
इस महामंदी का जो प्रमुख कारण था या फिर जो पहला कारण था वो था युद्ध की बाद, यानी कि युद्ध के बाद में जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी उसमें कृषि उत्पादों में अति उत्पादन की समस्या, इसकी वजह से कृषि उत्पादन जो था उसकी कीमत कम हो गई। जैसा कि हमने पहले बात किया था कि कृषि उत्पादन ज्यादा हो रहा था, क्या अभी हमने तुरंत हमने बात किया कि यूरोप में खेती बंद हो गया था, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सभी जगह खेती हो रहे थे, भारत में भी खेती से जा रहा था, तो यूरोप में फिर से स्थिति सुधर गई, तो सभी जगहों से खेती होने लगा, तो अति उत्पादन होने लगा। अब अति उत्पादन होने लगा तो किसानों की आमदनी कम हो गई, जहां 4 रुपए मिलता था कीमत वहां अब 1 रुपया कीमत मिलने लगा। तो किसानों को लगा कि भाई मेरा 1 रुपया मिल रहा है मुझे कीमत 4 रुपया की जगह, तो अब मैं पहले अगर जो खेती करता था उससे अब मैं 4 गुना अगर खेती करूंगा तो मुझे पहले जितना पैसा मिलने लगेगा। तो इस चीज से और भी ज्यादा स्थिति खराब हो गई। क्यों? पहले ही पूरी दुनिया में अति उत्पादन की स्थिति थी। उस कंडीशन में अगर आप और उत्पादन कीजिएगा तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। और यही चीज हुआ यहां पर 4 गुना 4 तो मैंने बस एग्जांपल लिया, ऐसा नहीं है कि सच में सभी लोग 4 गुना उत्पादन करने लगे थे, लेकिन पहले से उन्होंने उत्पादन बढ़ा दिया। अब ये उत्पादन बढ़ा दिया तो कीमत और ज्यादा गिरने लगी, और ज्यादा स्थिति खराब होने लगी। दुनिया में जो अति उत्पादन की स्थिति थी वो और ज्यादा बढ़ गई। और इसके बाद इसके साथ ही एक और कारण यह था कि देखिए अमेरिका जो था उसकी अर्थव्यवस्था हमने बात किया कि बहुत ज्यादा सुधर रही थी, बहुत ज्यादा अच्छी हो रही थी। तो अमेरिका जो था वो एक तरीके से काफी मजबूत हो चुका था 1923 के आसपास। 1923 के आसपास तो 1923 के बाद जो अमेरिका था उसने दूसरे देशों को कर्जा देना शुरू किया कि लीजिए भैया पैसा लीजिए, जाइए आप लोग भी अपनी अर्थव्यवस्था ठीक कीजिए, हम भी ठीक हो रहे हैं, आप भी ठीक होइए। ऐसी स्थिति थी। तो बहुत सारे देश जो थे वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अमेरिका से कर्ज लेने लगे, और अमेरिका से कर्ज लेकर वो अपने जो खर्चे थे और भी चीजें थी या फिर इन्वेस्टमेंट था यानी कि पूंजी निवेश करना, ये सभी चीजें वो करने लगे। अब इसके बाद 1928 में अमेरिका के जो लोग थे यानी जो सरकार में बैठे हुए लोग थे, उन सभी लोगों को समझ में आ गया था कि पूरी दुनिया में अब अर्थव्यवस्था खराब होने वाली है, यानी कि मंदी आने वाली है। तो उन्होंने 1928 में ये जो पूरा काम था कर्जा देने वाला ये बंद कर दिया कि नहीं अब हम कर्जा नहीं देंगे, अब आप लोग को जो करना है करिए, आप लोग अपने ऊपर हैं। तो कर्जा दे बंद कर दिया। तो जो देश इस पूरे कर्जे के ऊपर एक तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ या फिर एक तरीके का झटका लगा। और इसके बाद अंत में अमेरिका ने अपने देश को महामंदी से बचाने के लिए जो आयातित पदार्थ थे यानी दूसरे देशों से जो पदार्थ आते थे उन पर 2 गुना सीमा शुल्क लगा दिया। अब सोचेंगे कि 2 गुना सीमा शुल्क क्यों लगाया? क्योंकि अभी हमने बात किया कि अति उत्पादन की स्थिति थी, सभी जगहों पर दुनिया में दाम जो थे वो बहुत कम थे। अमेरिका में जो चीज 5 रुपया में बिक रहा था पूरा दुनिया में 1 रुपया में बिक रहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल खाना का सामान। तो यहां पर इसके ऊपर सीमा शुल्क लगाकर कि हमारे देश में भी वैसी स्थिति ना हो, इसके लिए सीमा शुल्क लगा दिया गया और पूरी दुनिया से सामान को आने से रोक दिया गया। अब देखिए ये जो चीज था एक तरीके से पूरी विश्व व्यापार के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उस समय अमेरिका काफी मजबूत था। अमेरिका मजबूत था तो वहां पर चीजें बिक रही थी, पूरी दुनिया के लोग वहां ले जाकर सामान बेच रहे थे। लेकिन जब पूरी दुनिया के सामान के ऊपर एक तरीके का रोक लगा दिया गया या फिर सीमा शुल्क लगा दिया गया, इससे बहुत बुरा असर हुआ और पूरी दुनिया पर बहुत ज्यादा झटका लगा। और देखिए इसके बाद पूरी दुनिया में महामंदी की स्थिति आ गई। अब देखिए महामंदी, अमेरिका वालों ने सोचा कि हम अपने देश को बचा लेंगे महामंदी से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब महामंदी हुआ तो सबसे बुरा असर महामंदी का आया था अमेरिका के ऊपर। और अमेरिका में एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो 1933 तक अमेरिका में 4000 से अधिक जो बैंक थे वो बंद हो चुके थे, और 1929 और 32 के बीच में लगभग 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। अब यहां 4000 बैंक बंद क्यों हुए? तो अभी हमने बात किया था कि जो सामान खरीदते थे लोग वो हायर परचेज के जरिए खरीदते थे, यानी कि
जो किस्त होता है ना, ईएमआई पर, कार ईएमआई पर खरीद लिया, घर का सामान ईएमआई पर खरीद लिया, उस तरीके से। अब यहां पर स्थिति खराब हुई, लोगों के नौकरी चले गए, लोगों के नौकरी चले गए, तो भाई बैंक से जो कर्जा लिया है घर का सामान खरीदने के लिए, उसको देने के लिए अब पैसे ही नहीं बचे हैं। अब पैसे नहीं बचे हैं तो लोगों की स्थिति क्या है कि लोगों के जो घर हैं, जो बैंक हैं, वो अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं। तो वो उन्होंने जाकर सभी घरों से सामान उठा लिया, जो भी सामान है घर के, जो भी उन्होंने लोन पर लिया था, वो सभी कुर्क कर लिए। तो इस वजह से सभी लोगों की जो स्थिति थी वो और खराब हो गई। यानी सभी तरीके से जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब ये जो था, अमेरिका पर बहुत बुरा इसका प्रभाव पड़ा, केवल अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत पर महामंदी का क्या असर हुआ था, यानी कि भारत में महामंदी ने किस तरीके से असर किया। देखिए, भारत महामंदी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने जैसे बात किया कि उस समय भी पूरी दुनिया जो थी वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थी। और जब पूरी दुनिया में महामंदी चलने लगी तो उसका असर भारत पर भी हुआ। अब देखिए, जब महामंदी हुई तो भारत में जो आयात और निर्यात था, इसमें भारी गिरावट आई और कीमत भारत की चीजों की भी बहुत ज्यादा नीचे आ गई। अब देखिए, यहां पर जैसे गेहूं की कीमत थी वो करीब आधा हो चुका था 3-4 वर्षों में। इसके अलावा पटसन था, उसके जो कीमत थी उसकी भी कीमत करीब 60% गिर चुकी थी। और सबसे ज्यादा जो असर हुआ था वैसे किसानों पर हुआ था जो कि निर्यातों उन्मुखी खेती करते थे, यानी निर्यात करने के लिए खेती करते थे, उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर हुआ था। जैसे कि जूट उत्पादन, या फिर जो भी लोग होते थे जो कि निर्यात करने के लिए खेती किया करते थे। और इसके साथ ही पूरे देश के जितने भी काश्तकार थे वो पहले से भी अधिक कर्ज में डूब चुके थे। वही वाली बात फिर से कि लोगों ने खेती करने के लिए कर्जा लिया था, कर्जा देने की स्थिति नहीं रही, तो इस वजह से लोगों के पैसे डूब गए, लोग कर्जे में डूब गए। अब इसके साथ ही लोग, गांवों की स्थिति ये हो गई, वही वाली बात यूरोप वाली, कि यहां पर भी लोगों के पास अब रोजगार नहीं बचे थे या फिर पैसे कमाने के जरिए नहीं बचे थे, तो बड़े स्तर पर शहरों में पलायन हुआ और बड़े पैमाने पर यहां पर लोगों का विस्थापन हुआ एक जगह से दूसरे जगह पर। अब इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और युद्धोत्तर काल। यानी कि युद्ध जब खत्म हो गया, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद क्या स्थिति हुई। तो देखिए, युद्ध जब खत्म हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, उसके 2 दशक के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। यानी कि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और लगभग 1938 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो यहां पर जो भी स्थिति में बदलाव आया प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10-15 सालों में, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध ने उस स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध भी 2 पक्षों के बीच लड़ा गया था। एक पक्ष में थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और दूसरे पक्ष में थे जापान, जर्मनी, इसके अलावा इटली, और भी बहुत सारे देश इस विश्व युद्ध में शामिल थे। यानी ये मुख्य देश थे। अब देखिए, ये जो विश्व युद्ध हुआ, इसमें भी जो स्तर था विनाश का, वो पहले विश्व युद्ध के मुकाबले भी बहुत ज्यादा था। इस विश्व युद्ध में करीब 6 करोड़ लोग मारे गए थे। तो और देखिए, ये जो विश्व युद्ध था, ये पहले विश्व युद्ध के मुकाबले इस तरीके से अलग था कि पहले विश्व युद्ध में वैसे लोगों की मृत्यु बहुत ज्यादा हुई थी जो कि सेना में थे, जो कि मोर्चे पर लड़ाई कर रहे थे। लेकिन जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यहां पर वैसे लोगों की मौत ज्यादा हुई जो कि अपने शहरों में थे, अपने घरों में बैठे हुए थे, उनकी मौत ज्यादा हुई थी। क्योंकि जैसे कि अगर जापान पर बम गिराए गए तो जापान के शहर पर गिराए गए, पूरा जापान का एक शहर खत्म हो गया। उसके अलावा जब रशिया पर बम गिराए गए, रशिया पर अटैक किया गया, तो रशिया का एक पूरा शहर एक बार में खत्म कर दिया गया, जिसमें कि आम नागरिक थे। जर्मनी पर अटैक हुआ तो जर्मनी के पूरे शहर को आग लगा दिया गया, पूरा शहर नष्ट हो गया। इस तरीके से जो आम नागरिक थे, जो कि युद्ध में शामिल नहीं थे, उनकी मौत यहां पर बहुत ज्यादा हुई थी। अब जब देखिए ये विश्व युद्ध खत्म हुआ, इस विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जो ब्रिटेन था, उसकी जो आर्थिक महाशक्ति वाला जो पद था वो खत्म हो गया और पूरे विश्व में अमेरिका, यानी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो, और सोवियत संघ, ये दोनों देश पूरी दुनिया में महाशक्तियों के रूप में उभरे और इन दोनों ने महाशक्ति का पद ले लिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब देखिए, यहां पर ये जो दोनों देश थे, ये पहले यानी प्रथम विश्व युद्ध से पहले महाशक्ति के आसपास भी नहीं थे, लेकिन ये दोनों विश्व युद्ध के बाद ये दोनों शक्ति पूरी दुनिया में बहुत बड़े पद पर पहुंच गए, बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गए। खासकर आप जब सोवियत संघ की बात करते हैं तो ये एक तरीके का खेतीहर देश हुआ करता था, किसानों का देश हुआ करता था।
द्वितीय विश्व युद्ध से 20-30 साल पहले। लेकिन जिस समय पूरी दुनिया जूझ रही थी मंदी से, उस समय के बीच में जो सोवियत संघ के लोग थे, आम नागरिक थे, इन्होंने सोवियत संघ को पूरी दुनिया में एक महाशक्ति के हैसियत पर पहुंचा दिया था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। यानी कि अब यहां पर आता है कि जो युद्ध खत्म हो गए उसके बाद किस तरीके से पूरी दुनिया में जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए काम किया गया और क्या क्या कदम उठाए गए। तो देखिए यहां पर एक तरीके का विचार आया सामने। जब यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो उसमें यह था कि आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका में स्थित जो न्यू हैम्पशायर था, वहां पर ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसमें क्या हुआ, इसमें एक तरीके का विचार आया था कि यहां पर जो हमारा औद्योगिक उत्पादन है उसको सिर्फ उत्पादन के बल पर या फिर बिना की औद्योगिक इस्तेमाल के उसको स्थिर नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक में। तो यहां पर देखिए अगला टॉपिक है युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। यानी कि जब युद्ध खत्म हो गए, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद क्या कदम उठाए गए। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो गया तो पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिरता बनाने के लिए और इसके अलावा पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करने के लिए जो यहां पर संयुक्त राष्ट्र था उसका मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पे? अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर। यहां पर एक तरीके की रूपरेखाएं बनाई गई और उसके ऊपर सभी देशों की सहमति बनी। अब यहां पर देखिए सहमति में हुआ क्या? सहमति में हुआ कि यहां पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक की स्थापना की गई। अब देखिए IMF का काम क्या था? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो था वो अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार के फायदे और नुकसान की देखरेख करता था। और इसके साथ ही यहां पर जो हमारा विश्व बैंक था, ये एक तरीके से जो पूरा विश्व था, यानी कि जो युद्ध हो गया था, युद्ध के बाद पूरे विश्व के पुनर्निर्माण के लिए यह सहयोग करता था, यह एक तरीके से मदद करता था। अब देखिए IMF और विश्व बैंक था, इन्होंने 1947 में वित्तीय परिचालन अपना शुरू किया था, यानी काम शुरू किया गया था। और इनको एक तरीके से वुड्स संस्थान, ब्रेटन वुड्स संस्थान इस तरीके से भी कहकर बुलाया जाता है। और ये जो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी, ये निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। ये विनिमय दर क्या होते हैं? विनिमय दर होते हैं कि आप $1 दीजिएगा तो उसके बदला में कितना रुपया होगा, यानी कि कितना रुपया होगा, ये वहां पर तय होता था। इस तरीके का विनिमय दर दो तरीके के होते हैं, एक बार फिक्स होता है और एक बार फ्लोटिंग होता है। फिक्स होता है कि आपका एक बार तय कर दिया गया कि $1 बराबर 70 रुपया, माने 70 रुपया वो हमेशा रहेगा। और फ्लोटिंग होता है कि आप देखते हैं न्यूज में कि आज डॉलर जो है 70 रुपया का है, कल डॉलर 77 रुपया का है, परसों 80 रुपया का है। ये होता है फ्लोटिंग। ये इस तरीके से विनिमय दर होते हैं। अब इसके बाद देखें तो आगे बढ़े तो आगे है कि जो राष्ट्रीय मुद्राएं हैं उनको एक निश्चित दर पर अमेरिकी डॉलर के साथ बांध दिया गया। और इसके साथ ही जो अमेरिकी डॉलर है उसको बांध दिया गया सोना के साथ। अब देखिए यहां पर इन संस्थानों में बड़े पैमाने पर निर्णय लेने का जो अधिकार था वो पश्चिमी औद्योगिक शक्तियों के पास था। यानी जो पश्चिमी औद्योगिक शक्ति थे, यानी जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये सभी जो देश थे, इनके पास इनका शक्ति था। अब इसके बाद आते हैं आगे यहां पर टॉपिक है औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक। तो यहां पर देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके कुछ समय बाद तक बहुत सारे ऐसे इलाके थे, बहुत सारे देश थे जो अभी भी ब्रिटेन या फिर दूसरी यूरोपीय शक्तियों के अधीन थे। अब उसके बाद ये जो देश थे ये धीरे धीरे आजाद हुए और स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र के रूप में ये बन चुके थे। लेकिन यहां पर परेशानी ये थी कि जो व्यवस्था लाई गई थी वो व्यवस्था लाई गई थी औद्योगिक देशों की मदद के लिए, यानी औद्योगिक देशों के विकास के लिए, उनको फिर से स्थापित करने के लिए। लेकिन यहां पर जो देश थे जैसे कि जापान हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इन सभी देशों ने अपना एक तरीके से विकास इतनी मजबूती से, इतनी तेजी से किया था कि उनको किसी भी मदद की जरूरत नहीं थी, IMF से चाहे वर्ल्ड बैंक से। तो इसके बाद ये जो संस्थान थे ये फिर आकर ध्यान देने लगे इनके ऊपर, यानी ये जो देश थे विकासशील देश, इनके ऊपर ध्यान देने लगे। लेकिन यहां पर यह परेशानी ये हुई कि जो विकासशील देश थे, जो अभी अभी आजाद हुए थे दुनिया के जो आर्थिक शक्ति थे उनके हाथों से, उनके पास
अभी भी वैसी व्यवस्था नहीं थी कि वो अपने देश का आसानी से विकास कर सके, और इनको फिर से उन्हीं लोगों के पास जाना पड़ा अपना विकास करने के लिए, मदद लेने के लिए, जिनका इनके देशों के ऊपर शासन था। तो इन सभी देशों ने मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, जिसको कि नियो भी कहा गया, इसकी मांग की और इसके साथ 77 या फिर G77 की स्थापना की। और ये एक तरीके से इसलिए था, क्यों था, क्योंकि देखिए जो यहां पर कंट्रीज, जो देश, जिन देशों का यहां पर कब्जा था, जैसे अफ्रीका में फ्रांस का, ब्रिटेन का कब्जा था, अभी भी जब आजाद हो गए तो उसके बाद भी ब्रिटेन की जो कंपनीज थी उनका यहाँ के खदानों पर, यहाँ के माइंस पर कब्जा था, यानी वहां पर कंट्रोल वो बनाकर बैठे हुए थे, अभी भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और पूरी दुनिया की स्थिति कंट्रोल उन्हीं शक्तियों के द्वारा की जाती थी जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे। तो इन देशों ने अपनी जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए या फिर अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए इस संगठन का स्थापना किया। अब ये जो देश थे जो कि इस संगठन में शामिल थे, उनके राष्ट्रीय संसाधन, कच्चे माल और उनके बाजार में जो निर्मित वस्तुएं हैं उनको उचित बाजार मिले, यानी ये आपस में डील करेंगे, आपस में अपनी जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए काम करेंगे, ऐसा इन्होंने व्यवस्था किया। अब इसके बाद देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो थी उनका स्थापना 1950 और 60 के दशक में शुरू हो गया था। और ये जो संस्थान थे ये कई देशों में काम किया करते थे, एक देश से बाहर निकलकर कई देशों में काम किया करते थे। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत, यानी कि 1970 के दशक तक, 1970 तक जो ये पूरा स्थिति थी ब्रेटन वुड्स वाला, ये काफी बड़े स्तर पर काम कर रही थी। लेकिन 1970 आते आते तक ये जो पूरी व्यवस्था थी ये धीरे धीरे कमजोर होने लगी और ये कम पड़ने लगी, या फिर ये एक तरीके से उतना मजबूत नहीं रह गई। अब देखिए सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बाद भी जो युद्धोत्तर दुनिया थी उसमें सब कुछ ठीक नहीं था। सब कुछ ठीक में क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि देखिए पूरी दुनिया में जो व्यवस्था थी, जैसा मैंने बात किया कि यहां पर जो युद्ध में शामिल देश थे जो कि एक तरीके से आर्थिक और औद्योगिक महाशक्ति थे, उनकी स्थिति तो ठीक हो गई। लेकिन एशिया के देश जैसे कि जिसमें हमारा भारत, चीन या फिर जो आपके दूसरे अफ्रीका के देश और भी जो दूसरे देश हैं, उनकी स्थिति इतनी ठीक नहीं थी। उनकी स्थिति अभी भी वैसी खराब थी, यानी वहां पर गरीबी थी और तरीके की परेशानी थी। अब देखिए इसके वजह से चीन में जब आर्थिक क्रांति हुई तो उसके साथ ही जो पूर्वी यूरोप में सोवियत जो व्यवस्था थी, यानी सोवियत व्यवस्था, वो जब खत्म हो गया तो इन चीजों के खत्म हो जाने के बाद विश्व अर्थव्यवस्था थी उसमें ये सभी देश शामिल हो गए। यानी जब सोवियत संघ खत्म हो गया, चीन में आर्थिक क्रांति हो गई और भी बहुत सारे देश थे उन्होंने अपने मार्केट को खोल दिया और वैश्वीकरण की ओर बढ़ गए, तो यहां पर भी ये पूरे देश जो थे ये विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गए। अब इसके बाद 1970 के दशक में बहुत सारे ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी जिन्होंने एशिया के देशों में निवेश करना शुरू किया, दूसरे इलाकों में निवेश करना शुरू किया जहां की लोग काफी सस्ते दाम पर, काफी कम दाम पर काम करने के लिए तैयार थे, काफी सस्ते कीमतों पर, काफी सस्ते वेतन पर काम करने के लिए तैयार थे। और यहां से इस तरीके से जो वैश्वीकरण, जिस रूप में आज हम वैश्वीकरण को देखते हैं, उस रूप में पहुंच गया। तो ये सभी घटनाएं हुई थी पिछले 200 से 300 सालों में। तो यहां पर देखिए ये जो अध्याय है हमारा ये खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।